हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे इस चैनल में मैथ्स कंप्लीट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हमने आपके लिए लेके आए हैं अपने लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि विभिन्न हमारे जो अलग अलग बोर्ड हैं उनमें सीबीएसई बोर्ड है, यूके बोर्ड है, अन्य बोर्ड है, उसमें पूछे गए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे और उससे पहले क्योंकि रिलेशन और फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो रिलेशन से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, अगर आपको फंक्शन अच्छे से समझ में आता है तो आगे आपका जो कैलकुलस का पोर्शन है और इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है व्युत्क्रमणी इन्वर्टिबल फंक्शंस जो हैं वो भी आपकी समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं, रिलेशन के कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हम ले लेते हैं। हमको एक गिवन सेट है, गिवन सेट हमको दिया है A इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए विलेज, ये हमको दिया है। और डिफाइंड रिलेशन है, डिफाइंड रिलेशन आर इज इक्वल टू सपोज दैट ए बी सच दैट ए इज ए फादर ऑफ बी। इस तरह से हमको एक रिलेशन यहाँ पे दिया गया है। अब हमको देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, दूसरा सिमेट्रिक है कि नहीं है, तीसरा हमको देखना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ये हमको चेक करना है, राइट। तो देखिए बच्चों, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशंस आपको पता है, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन हमको पता है। फॉर ऑल A belongs to R, sorry, for all A belongs to capital A implies AA belongs to R। यानी कि अगर हमारे पास कोई सेट A है जिसमें हमारे A1, A2, A3 इस प्रकार से कोई एलिमेंट्स हैं तो हम इसको ऐसे करते हैं A B C, माना कोई 3 एलिमेंट हैं तो प्रत्येक A के लिए A के प्रत्येक अवयव के लिए A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ये आपने पढ़ रखा है। और उसके लिए आपका सिमेट्री के लिए आपने पढ़ रखा है AB बिलोंग्स टू R इफ AB बिलोंग्स टू R implies BA बिलोंग्स टू R। तो इस प्रकार का रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होता है। अगला था if AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R, then the relation will be transitive। तो ये हमारी 3 कंडीशंस हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। अब यहाँ पर जो आपको रिलेशन दिया है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी हैं। AB जो है ऐसे हमने गांव के ऐसे व्यक्तियों का पेयर लेना है जिसमें A जो होगा पहला व्यक्ति दूसरे का पिता होगा। तो यानी कि यदि पहला व्यक्ति दूसरे का पिता है तो दूसरा व्यक्ति पहले का पिता नहीं हो सकता है। ये तो सिमेट्री की कंडीशन है। यदि B की जगह हम A लेना है, हमको हमारे पास रिफ्लेक्सिव के लिए हमको चेक करना है कि AAR में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता है, सिंस nobody
nobody can be a father of itself, यानी कि nobody can be a father of itself, यानी कि कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता है। इसलिए सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो क्योंकि ए उसमें होगा नहीं, कोई व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता है, इसलिए ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब इसी तरह से इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन आपको पता है ए इज ए फादर ऑफ बी, यानी कि ए बी अगर आर में है सपोज, तो ए बी का फादर है, तो इसका मतलब बी ए भी फादर हो, बी ए भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। तो यहां पर ए बी आर में है तो ए बी का फादर है, तो यहां पर लिख देंगे हम सिंस, अगर बी ए की बात करेंगे बी ए होगा या नहीं होगा, सिंस बी कैन नॉट बी ए फादर of A. If A is a father of B, then लिखेंगे यहाँ पर, then B cannot be a father of A. So BA does not belongs to R. तो BA हमारा रिलेशन में नहीं होगा, इसलिए रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। आगे बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो आप ये देखेंगे यदि ए बी होगा तो ए बी का पिता है, और बी सी होगा तो बी सी का पिता है। तो क्या ए सी का पिता होगा? तो ए सी का पिता नहीं होगा। तो यहां पर हम सीधे लिखेंगे इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी का पिता है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि बी सी का पिता है, देन ए कैन नॉट बी father of C. So this relation will not be ट्रांजिटिव, इसलिए ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी है, तो उसको देख लीजिएगा। आपको सबसे पहले रिलेशन से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको फिल करना है। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब हम सीधे सीधे सेट लिखेंगे। सेट ए है नंबर ऑफ लाइंस इन ए प्लेन, ये सेट है। रिलेशन आर इज इक्वल टू हमको दिया है, रिलेशन आर इज इक्वल टू दिया है L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। तो ये फिर हमको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, या ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखते हैं कि अगर ये इस प्रकार से एक रेखा आपके पास L1 है और एक रेखा आपके पास L2 है, ठीक है। तो अगर L1 L2 है, एक L3 है, एक L4 है, इस प्रकार से हम एक लाइन प्लेन में है L3, ये हमारे पास है L4, ठीक है जी। तो कोई भी रेखा अपने आप से के समांतर होती है, तो इसलिए यानी कि L1 के समांतर होगी। तो सिंस L1 will be parallel to itself, since L1 will be parallel to itself, so L1 belongs to R। तो L1 belongs to R होगा।
So this relation is reflexive, क्योंकि प्रत्येक रेखा, हिंदी वाले जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उत्तराखंड बोर्ड के, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, स्वतुल्य संबंध की हम बात करते हैं। कोई भी रेखा अपने समांतर होती है तो इसका मतलब L1 हमारा रिलेशन में होगा। और अगर हम यहाँ पर सिमेट्रिक की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, जिसको हम कहते हैं सममित संबंध। अगर L1 L2 के समांतर है तो L1 L2 हमारा रिलेशन R में होगा, और L1 L2 रिलेशन में है तो L2 L1 भी रिलेशन में होगा। तो सिंस L1 पैरेलल टू L2 implies L2 पैरेलल टू L1, अब इसको शॉर्ट में लिखते हैं, L1 पैरेलल टू L2 implies L2 पैरेलल टू L1, यानी कि L1 के पैरेलल L2 है तो L2 के पैरेलल L1 भी होगी। जैसे L1 के पैरेलल L2 है तो L2 के पैरेलल L1 होगी। सो L1 L2 belongs to R implies L2 L1 belongs to R. So this relation will be symmetric also. Now जो थर्ड हमारा रिलेशन है ये है हमारा ट्रांजिटिव। इसमें देखते हैं हम कि सपोज दैट L1 L2 L3 belongs to set A, जो हमको गिवन है। हम देखते हैं कि if L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L1 L3 L1 parallel to L2 and L2 parallel to L3 implies L1 parallel to L3। इसका मतलब हो गया कि L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R implies L1 L3 belongs to R है। तो इसलिए यह संबंध हमारा ट्रांजिटिव संबंध होगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं कि अन्य क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है, यहीं पर मैं उसको डिस्कस कर देता हूं कि अगर माना L1 L2 सपोज दैट आपके पैरेलल ना होकर के परपेंडिकुलर अगर होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका टेक्स्ट बुक में है, अगर परपेंडिकुलर होते तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता? तो क्योंकि कोई भी रेखा अपने पर लंब नहीं होती है, इसका मतलब है कि अपने पे परपेंडिकुलर नहीं होती। इसका मतलब अगर क्वेश्चन हमारा परपेंडिकुलर होता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। इसी तरह से अगर एक रेखा आपकी L1 जो है ये है दूसरी रेखा पर लंब है, हमने ये पेयर लेना है, सपोज L1 है और ये हमारी L2 है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो इसका मतलब है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर भी होगा, यानी कि L1 L2 belongs to R implies L2 L1 belongs to R। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा। इसी तरह से आप देखेंगे ये L1 है और ये हमारी L2 है, ये L2 है, L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3। अब हमने एक लाइन ऐसे ली है, इसको हम फील भी करते हैं, यानी कि हम देखते हैं विजुलाइज करके कि ये कैसा संबंध। अब देखिए L1 L2 के पैरेलल है, बिल्कुल है, और L2 L3 के पैरेलल है, बिल्कुल है, बट L1 और L3 जो हैं, सॉरी पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो आप देखते हैं कि L1 और L3 पैरेलल है न कि परपेंडिकुलर, यानी कि L1 L2 belongs to R, L2 L3 belongs to R implies, ये मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, implies L1 L3 does not belongs to R, so this relation will not be transitive। तो इस कंडीशन में ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम
हम बात करेंगे फंक्शंस की। अब यहाँ पर फंक्शंस की बात करेंगे हम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हमको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो क्लियरली हम ये फंक्शन की पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन, और फंक्शन को समझेंगे कि आखिर फंक्शन क्या है। तो आपने बच्चों रिलेशन में पढ़ा था कि रिलेशन को हम इस तरह से लिख देते हैं, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ये हमने पढ़ा था। ए रिलेशन, दो हमारे पास रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा था। अब इसी को रिलेट करेंगे हम फंक्शन से। ये हमारा सेट ए है और ये सेट हमारा बी है। इसमें हमने जैसे 1 2 3 ले लिए थे, इसमें ए बी लिया था। तो 1 का रिलेशन ए से भी हो सकता है, बी से भी हो सकता है। इसी तरह 2 का रिलेशन ए से भी हो सकता है और बी से भी हो सकता है। 3 का ए से हो सकता है, 3 का सी से हो सकता है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स जो हमारे बनते हैं, इसमें एन ए इज इक्वल टू 3 आपको दिखाई दे रहा है, एन बी इज इक्वल टू 2। तो एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आपका 6 होता है। 6 का मतलब 1A 1B 2A 2B 3A 3। तो ये रिलेशन था। अब रिलेशन के बाद हम जब फंक्शंस में आते हैं तो इसका कुछ महत्व भी होता है कि पहले रिलेशन क्यों बढ़ाया जाता है। कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ जो हमारे पास रिलेशन होते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन क्या करता है कि अगर हम इसको व्यवहारिक जीवन में देखें, सपोज दैट हमारे पास कोई एक मशीन है, राइट। ये मशीन हमारे पास है, मशीन जो है हमारे पास ये है आटा चक्की। आटा चक्की सभी जानते हैं, ये गेहूं पीसने वाली मशीन। तो इसको जब हम यहाँ से गेहूं देते हैं तो यहाँ से जो हमारा निकलता है वो निकलता है आटा। तो ये जो हुआ हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया, और जो निकला उसको हम कहते हैं आउटपुट। तो फंक्शन में कोई भी चीज हम देते हैं तो फंक्शन एक मशीन है, तो मशीन हमको कुछ ना कुछ हमको आउटपुट देता है। तो इस तरह से हम फंक्शन को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो चीज हम कोई भी हम इसको मटेरियल देंगे मशीन को बनाने के लिए, तो वो मटेरियल हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्रकार की मशीनें हैं। जैसे अगर ये हमारे पास मशीन जो है आटे की चक्की है तो इससे आटा निकलेगा। इसी तरह से अगर हमारे पास ये सपोज दैट ये आपका मिक्सचर है या जूसर है, ये हमारा जूसर है, तो इसमें जब हम फ्रूट डालेंगे, इसमें जब हम फ्रूट डालेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, जूस मिलेगा। तो यहाँ से हमको जूस मिलेगा। तो ये जूसर जो वो है हमारा जूसर मशीन है, तो ये भी एक फंक्शन की तरह है। बिल्कुल अगर इसमें फ्रूट की जगह अगर आप कुछ और चीज, माना इसमें पत्थर डाल दिया आपने, तो क्या ये पत्थर डालेंगे तो क्या ये जूस देगा? नहीं देगा। तो बिल्कुल फंक्शन भी इसी तरह, जैसे यहाँ गेहूं था, अगर इसमें कंक्रीट डाल दोगे तो ये मशीन आपकी ब्रेक हो जाएगी। तो ये आपका इस तरह से फंक्शन का कार्य नहीं करता। तो फंक्शन की कुछ लिमिटेशंस हैं, कोई भी मशीन की जैसे लिमिटेशंस होती है, इसी तरह फंक्शन की भी आपकी कोई लिमिटेशन होती है। इसको अब जब हम अलजेब्रा में जब हम समझते हैं तो उसको कैसे समझते हैं, पहले ये ध्यान दीजिए। जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू अंडररूट एक्स है, ठीक है। ये हमारे पास कोई एक इसको रिलेशन भी कह सकते हैं y और x का, मतलब ये अंडररूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो यहाँ पे x को हम क्या क्या दे सकते हैं। y इज इक्वल टू अंडररूट एक्स एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो ये भी इसको जब इसमें हम इनपुट देते हैं तो हम इसमें इनपुट क्या दे सकते हैं जिससे कि हमारा y का कुछ न कुछ मान आए।
तो यहाँ पर आप देखते हैं जब हम x को माना सपोज दैट हम 1 देते हैं, अगर x 1 होगा तो y की वैल्यू, इसको हम इस तरह से लिख दें, x की वैल्यू, एक तरफ से हम x की वैल्यू लिख देते हैं, एक तरफ से y की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है नहीं, y बराबर हमारा वही fx है, ठीक है। तो x को जब हम इनपुट 1 देते हैं तो y की वैल्यू हमारी 1 आती है। x को अगर हम 2 देंगे तो y की वैल्यू √2 आती है। अगर इसको 3 देते हैं तो y की वैल्यू √3 है। इसी तरह से अगर हम इसको -1 देते हैं तो यहां पर √-1 आएगा। तो ये जो कंडीशन है ये हमारा आपने कक्षा 11 में पढ़ रखा है। तो ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर्स। तो ये काल्पनिक है, ये हमारा काल्पनिक है। इसका मतलब हम इसको -1 नहीं दे सकते, इसका मतलब हम इसको -1 नहीं दे सकते। ठीक इसी तरह से जैसे इस मशीन में हम इसको फ्रूट कोई भी दे रहे थे तो ये हमको जूस दे रहा था, बट अगर जब हम इसको पत्थर देंगे तो ये हमको जूस नहीं देगा, कोई भी जूस इसे नहीं देने वाला, यानी कि उससे हमारी मशीन ब्रेक हो जाएगी, वो काल्पनिक हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी से हम इसको रिलेट करते हैं। जब इसमें हम नेगेटिव नंबर इनपुट देते हैं तो ये हमारा इमेजिनरी आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे गेहूं अगर इसमें इनपुट देंगे तो हमारा गेहूं का आटा निकलेगा, अगर चावल इनपुट देंगे तो चावल का आटा निकलेगा। अगर हम इसमें कंक्रीट डाल देंगे या पत्थर डाल देंगे या लकड़ी डाल देंगे तो ये हमें आटा नहीं देगा। तो जिस तरह से हम यहाँ पर अलजेब्रा में फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसका एग्जाम्पल हम अपने जो व्यवहारिक जीवन है उसमें इस तरह से दे सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसी तरह से एक एग्जाम्पल और हम इसमें देख सकते हैं, जैसे fx y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x² + 1 अपॉन x है। तो इसको हम क्या क्या दे सकते हैं, इसको हम सारे रियल नंबर से दे सकते हैं। रियल नंबर्स का मतलब कोई भी जो वास्तविक संख्या है, जो वास्तव में है, काल्पनिक नहीं है। तो अगर हम इसमें 0 भी हमारी वास्तविक संख्या है, अगर हम इसमें x बराबर 0 इनपुट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/∞, यानी कि ये भी हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये भी हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि इसको हम कहते हैं अपरिभाषित। ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो इस तरह से हम फंक्शंस में जब बात करते हैं तो उसको कुछ न कुछ स्पेसिफिक जो चीजें हैं उसको इनपुट में देखेंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। डेफिनेशन क्या है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन empty set of a real numbers. If a and b be two non-empty sets of a real number, then a function defined from set A to set B, if, ये कब डिफाइंड होता है, if each element of A has one, and if each element of A has one and only one image on set B.
ये इसकी डेफिनेशन है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ ए रियल नंबर्स, देन ऑफ ए सेट ऑफ ए रियल नंबर्स और ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स भी हम यहाँ पर कह सकते हैं, उसके सबसेट भी हो सकते हैं। देन a function defined from a set A to B if each element of A has one and only one image on B। तो प्यारे बच्चों, इसको कैसे आप समझेंगे, इसको हम मैपिंग के थ्रू बड़ी आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये सेट A है और ये सेट B है। यहां पर सेट और सेट, इसको एग्जांपल के थ्रू हम जब समझेंगे तो यहां पर मैं लिख देता हूं, सपोज दैट सेट A इज इक्वल टू 1, सिंपल एग्जांपल से हम समझें 1, 2, 3, 4 हमारे पास एक सेट है और एक सेट हमारे पास B है जो कि है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये दो सेट है। अब यहां पे किसी रूल से, बाय रूल का मतलब है कि हमारा फंक्शन क्या है, यानी कि हमारा फंक्शन क्या काम करता है, जो हमारी मशीन है वो क्या कैसे कार्य करती है, कैसे कार्य करके जो हमको आउटपुट देती है। बाय रूल हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। ये हमारे पास कोई रूल है, या इसको हम कोई रिलेशन भी कह सकते हैं। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसमें इनपुट 1 डालेंगे, आपको ए से लेना है, जब इनपुट 1 डालेंगे तो ये मशीन हमको उसको 2 बना के दे देती है। इसी तरह से जब हम इसमें 2 इनपुट देंगे तो ये मशीन हमको इनपुट कितना दे देती है, 3 दे देती है। तो इसका मतलब ये है फॉर x इज इक्वल टू 1, एफ एक्स इंप्लाइज लिख देते हैं, इंप्लाइज एफ एक्स f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2। इसी तरह से x इज इक्वल टू 2 इंप्लाइज f2 इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 3। इसी तरह से x इज इक्वल टू 3 इंप्लाइज f3 इज इक्वल टू हमारा हो गया 4, x इज इक्वल टू 4 इंप्लाइज f4 इज इक्वल टू हमारा हो गया 5। यानी कि जो हमारा सेट है 1, 2, 3, 4 ये सेट है, और यहां पर है आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है। चलो हमने 2 लिया था, तो जब हम इसको 1, अब ये इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, ये हमारी मशीन, बीच में मशीन है, ये f, ये मशीन f जो है एफ एक्स बराबर x प्लस 1 है, ये हमारी मशीन है। ठीक है, जब हम इसको 1 इनपुट देंगे, जैसे हम इसको गेहूं 1 किलो गेहूं देंगे, सपोज दैट वो आधा किलो आटा देता है, फिर 2 किलो गेहूं देंगे तो वो सपोज दैट 1 किलो आटा देता है। इसी तरह का है, अगर 1 इनपुट देंगे तो ये हमको देता है 2, ये अगर 2 देंगे तो ये हमको देता है कितना 3, अगर 3 देंगे तो ये हमको देता है 4, अगर 4 देंगे तो ये हमको देता है 5। तो इस तरह से हमारा जो पहला सेट है A, उसकी कुछ न कुछ इमेज हमारी सेट B में आ रही है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या रहती है, ये दो जो हमारे वर्ड हैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज, दूसरा जो हमारा है 1 एंड ओनली 1 इमेज ऑन बी, यानी कि एक की इमेज f1 की इमेज 1 है, सॉरी f1 की इमेज कितनी है आपकी 2 है, यानी कि f1 की इमेज हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एक ही इमेज है, f1 की इमेज 1 है और वो कितना है आपका 2 है। ठीक है, इसी तरह से f2 की इमेज भी एक ही है, वो क्या है आपकी 3 है। इसी तरह से
F3 की इमेज हमारी ये भी एक ही है और वो कितनी है 4, यानी कि वन एंड ओनली वन इमेज। तो दो कंडीशन आपको याद रखनी है। ईच एलिमेंट का मतलब 1b 2b 3b 4, जब ईच एलिमेंट की यानी कि प्रत्येक अवयव की कुछ इमेज आएगी तभी ये फंक्शन होगा। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है इसकी केवल एक इमेज होनी चाहिए। जैसे मैंने ये पहले तभी ये हमने एग्जाम्पल में यहां पर लिखा था, यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर जो 1 है ये आपका रिलेशन डिफाइंड है, रिलेशन आर सच दैट फ्रॉम ए टू बी, सेट ए टू सेट बी ये रिलेशन है। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक की इमेज हमारी ए भी हो सकती है और एक की इमेज हमारी बी भी हो सकती है, यानी कि जो हमारा 1 है इसकी दो इमेज आ गई ए और बी। तो ये हमारा जो है 1 एंड ओनली 1 की जब हम बात करते हैं, एक और केवल एक इमेज है, एक और केवल एक इमेज है, ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये हमारा फंक्शन जो है नहीं होगा। ये जो हमारा रिलेशन जो हमने इस प्रकार का दिखाया है ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं होगा। और जो हमारा ये सेट है ये हमारा एक फंक्शन होगा, क्योंकि प्रत्येक अवयव की इमेज है और 1 एंड ओनली 1 है। तो इसको हम मिटाते हैं और थोड़ा सा और इसको लिखने का तरीका, जो इसकी टर्मिनोलॉजी है उसको देखते हैं किस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका है f सच दैट, जैसे r सच दैट a टू b था, तो यहां पर हम लिखेंगे f सच दैट a टू b। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब भी आप समझिए, ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a function defined from a set A to set B। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। ए फंक्शन f भी आप लिख सकते हैं, ए फंक्शन f is defined from a set A to set B। तो ये आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है, ये प्रत्येक बच्चे को याद होनी चाहिए। इसके अलावा फंक्शन की एक दूसरी डेफिनेशन भी है जिसको हम कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इसका मतलब ये है एक ऐसा रिलेशन तो है ही, रिलेशन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एक ऐसा रिलेशन जिसमें, या इसको ऐसे कर सकते हैं, हिंदी में इसको इस तरह से कहते हैं, किसी अरिक्त समुच्चय A से B में परिभाषित कोई संबंध R फंक्शन कहलाता है यदि A के प्रत्येक अवयव का B में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। प्रतिबिंब का मतलब इमेज। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस डेफिनेशन को आप जरूर वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिएगा यहाँ तक, और इसको आप समझ गए होंगे कि दो कंडीशन हमारे पास हैं, प्रत्येक अवयव की इमेज होनी चाहिए और दूसरा 1 एंड ओनली 1 होनी चाहिए। तो आगे अब और हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस की का जो फंक्शन का 3 चीजें हैं। पहला है, इसमें हम कहते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब है, हिंदी में कहते हैं इसको प्रांत, फलन का प्रांत क्या होगा। दूसरा इसमें आता है आपका कोडोमेन, जिसको हम कहते हैं सह प्रांत, और तीसरा जो आता है इसमें, इसको हम कहते हैं रेंज। रेंज का मतलब है प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये 3 चीजें भी आप इसमें देखेंगे जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी को हम फिर से देखते हैं। ये A है सेट और ये B है। यहाँ 1 2 3 4 था और यहाँ पर था 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू था
x प्लस 1, तो 1 की इमेज 2 थी, 2 की इमेज 3 थी, 3 की 4 थी, 4 की 5 थी, और इसको आप रिलेट ऐसे करते हैं f से, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम डोमेन की बात करते हैं, तो जब फंक्शन इस प्रकार से आपको दिया रहेगा, फंक्शन a टू b, इस तरह से कोई फंक्शन हमारा डिफाइन है, तो यहां पर तो आपको डिफाइन होते फंक्शन तो डेफिनेट है। तो जो ए सेट है, सेट ए, इसको हम कहते हैं डोमेन, कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। और जो आपका सेट बी है, इसको हम कहते हैं कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, राइट। और जो हमको सेट ऑफ, पहला आपका ये हमारा हो गया, पहला हो गया आपका डोमेन ऑफ फंक्शन, और दूसरा हो गया कोडोमेन ऑफ फंक्शन जो सेट बी है। और तीसरी चीज जो आती है इसमें, वो आती है आपकी रेंज। रेंज क्या होती है, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ द इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ द इमेजेस, सेट ऑफ द इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि सेट ए की जो इमेज का सेट है, सेट ए के एलिमेंट्स की जो इमेज आ रही है, वो हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, सेट ऑफ आउटपुट, सेट ऑफ आउटपुट, जो हमको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है नहीं। या इसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय ए के अवयवों के प्रतिबिंबों का समुच्चय हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप आगे आपके कई प्रश्न आएंगे डोमेन को, डोमेन में तो बहुत बड़ा अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम इसका डोमेन लिखना चाहें, तो डोमेन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4, ये सेट हो जाएगा। कोडोमेन अगर इसका लिखेंगे, तो कोडोमेन इसका हो जाएगा 2 3 4 5 6 एंड 7। ध्यान से देखिए, डोमेन, उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, कोडोमेन। इसके बाद तीसरा, अगर इसमें हम रेंज लिखना चाहें, तो रेंज में हमने लिखा है सेट ऑफ आउटपुट। 1 दे रहे हैं तो हमको आउटपुट 2 मिल रहा है, 2 के 3, इसी तरह से 4 पे 5। तो रेंज हमारा आएगा 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। और एक चीज और है, इसको हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जब हमारा या इसी चैप्टर में हमारा कक्षा 12 के इसमें भी है, पहला वाले चैप्टर में भी है, जब कोडोमेन और रेंज हमारे इक्वल हो जाते हैं, कोडोमेन और रेंज जब इक्वल हो जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, जो व्युत्क्रमणीय, इसको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। व्युत्क्रमणीय फलन हम इसको कहते हैं इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है, देखो ये, इसको हम, इसका इतना आप अलग से नोट कर लीजिएगा। व्युत्क्रमणीय इनवर्टिबल फंक्शन यानी कि ए से बी में, ये सेट ए है और ये सेट आपका बी है। ए से ये हमारे इसमें एलिमेंट है, इसमें भी हमारे एलिमेंट है, हमने डॉट से दिखा दिया। ए से बी में भी फलन है, यानी कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब है, इमेज है, और बी के प्रत्येक अवयव का
ए में भी एक प्रतिबिंब है, इमेज है। यानी कि ये फंक्शन हमारा ये फंक्शन जो हमारा डिफाइंड है एफ सच दैट ए टू बी भी डिफाइंड है और एफ सच दैट बी टू ए भी डिफाइंड है। यानी कि ये दोनों कंडीशन जो हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों कंडीशन क्या करती है हमारी, ए से बी में भी फंक्शन डिफाइन करती है। यानी कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक प्रतिबिंब है। और बी से अगर हम ए की तरफ देखते हैं तो बी के प्रत्येक अवयव का भी ए में एक और केवल एक प्रतिबिंब है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है, ए से बी में भी फंक्शन होता है और बी से ए में भी फंक्शन होता है, तो इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं वो हमारे होते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। तो आगे इसमें जब आप पढ़ेंगे गॉफ और जी कंपोजिशन एफ और एफ कंपोजिशन जी जब पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है नी। इसको हम कहते हैं वास्तविक मान फलन, वास्तविक मान फलन, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो प्यारे बच्चों, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जिनके परिसर, रेंज को परिसर कहते हैं, रेंज को क्या कहते हैं, परिसर, जिनका परिसर वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्या का कोई उपसमुच्चय है। यानी कि रेंज जो है, रेंज को हम आर से डिनोट करते हैं, रेंज ही लिख देते हैं, रेंज आर होगी। आर इज ए सबसेट इक्वल आर, जो ये आर का मतलब यहां पर है हमारा रियल नंबर्स। अगर हमारी जो रेंज है वो वास्तविक संख्याओं का सबसेट है या वास्तविक संख्या है, तो उसको हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। लेकिन यदि हमारा डोमेन भी, डोमेन और एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज दो चीजें हैं, आपको पता है। ये हमारा इधर का होता है डोमेन और इधर का सेट हमारा होता है कोडोमेन, और जो इसकी जिस रूल के अकॉर्डिंग जो हमको इमेजेस मिलती हैं दैट इज कॉल्ड रेंज, इसको हम कहते हैं परिसर। तो यहां पर जब हमारा डोमेन भी और रेंज भी ये क्या होते हैं, सबसेट इक्वल आर, यानी कि ये दोनों जो होते हैं ये रियल नंबर्स के, वास्तविक संख्याओं के सबसेट होते हैं या उपसमुच्चय होते हैं, या वास्तविक संख्याएं ही होती हैं पूरी सारी। तो इस प्रकार के जो भी हमारे फंक्शन होंगे दैट इज कॉल्ड रियल वैल्यू फंक्शन। ए फंक्शन whose range is a subset of real numbers or a real number, this type of relation is called a real valued function. And if domain is also a subset of real numbers or a real numbers or a set of real numbers, then the function is called a real function, उसको हम कहते हैं वास्तविक फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे फलन जिनके परिसर वास्तविक संख्या या उसके उपसमुच्चय होते हैं उन्हें हम वास्तविक मान फलन कहते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन आप पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। किस प्रकार के आपके फलन होते हैं। तो पहला जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आइडेंटिटी फंक्शन।
फंक्शन को ऐसे लिख देते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें कांस्टेंट फंक्शन। तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे पॉलीनोमियल फंक्शन। चौथा हम इसमें पढ़ेंगे रेशनल फंक्शन। पांचवा हम इसमें पढ़ेंगे रेशनल फंक्शन के बाद अगला जो फंक्शन है वो है मॉडुलस फंक्शन। छठा हम पढ़ेंगे इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और सातवां हम पढ़ेंगे इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद अगला जो फंक्शन होगा हमारा वो है फ्रैक्शनल फंक्शन। इस तरह से आप जो हैं डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शन है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। एक फंक्शन और है वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पहले आता है वो, उसकी बात हम करेंगे। उसको हम कहते हैं सिग्नम फंक्शन। यहाँ पे 7वें नंबर पर हम रखते हैं सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन इसका मतलब है तत्समक फलन। हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, ये आपको याद होना चाहिए और इसको पूरा आपको समझ भी इनकी होनी चाहिए। अगला है कांस्टेंट फंक्शन जिसको हम कहते हैं अचर फलन। अगला हमारा है पॉलिनोमियल फंक्शन जिसको हम कहते हैं बहुपदीय फलन। अगला है हमारा रेशनल फंक्शन जिसको हम कहते हैं परिमेय फलन। फिर अगला है हमारा मॉडुलस जिसको हम कहते हैं मापांक फलन। अगला हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जिसको हम कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। अगला हमारा फलन है सिग्नम फंक्शन जिसको हम कहते हैं चिन्ह फलन। तो ये फलन है, ये इस प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आगे एक फंक्शन और होता है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन। ठीक है, भिन्नात्मक फलन, इसको हम कहते हैं भिन्नात्मक फलन। ठीक है, तो ये हमारे हैं तो सारे फंक्शन, ये सारे हमारे फंक्शन हैं। ये सारे जितने भी हमने लिखे हैं ये फंक्शन की जो हमारी प्रॉपर डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि एवरी या ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। अब कोडोमेन का मतलब है, या सेट ए और बी की बात करेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो ये सारे उस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। बट अब इसको थोड़ा सा हमने इसका क्लासिफिकेशन टाइप्स, किसी का इसको क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को। अब ये जो फंक्शन है इनको लिखने, इसके अलावा अदर फंक्शन भी होते हैं। इसमें आप दो फंक्शन और पढ़ेंगे। पहला है, इसको आप नोट कर लीजिए तब तक। इसमें अगला फंक्शन जो होगा हमारा आएगा लॉगरिथम फंक्शन, लघुगणकीय फलन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करेंगे हम उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि चर घातांकीय फलन। उसके बाद आगे आपका जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस प्रकार के ये हमारे फंक्शन होते हैं। आइए अब देखते हैं इनको हम कैसे लिखते हैं, किस प्रकार की ये दिखते हैं,
कैसे इनकी ग्राफ होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन की। आइडेंटिटी, जैसे आइडेंटिटी से आप भली भांति परिचित हैं। आइडेंटिटी का मतलब, तत्समक का मतलब 1 होता है। ये तत्समक जो है आपका आगे भी आप इसको पढ़ेंगे, किसमें, इसमें बाइनरी ऑपरेशन में भी पढ़ेंगे आइडेंटिटी। वैसे हमने छोटी क्लासों में पढ़ रखे हैं। ऐसा कोई नंबर, आइडेंटिटी भी 2 प्रकार की आपकी होती है जो आपने पढ़ रखी है। एक तो हम इसको कहते हैं योगात्मक तत्समक। थोड़ा उसका डिस्कस कर लेते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तत्समक, योगात्मक तत्समक, और दूसरा हमारा होता है गुणात्मक तत्समक। ये 2 तत्समक आपने पढ़ी। इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। अगर आपको एक नंबर दिया है, इफ यू हैव गिवन ए नंबर ए, तो ए में हम कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें कि हमको 0 मिल जाए। तो ए में अगर हम -a ऐड करते हैं तो हमको मिलता है, एडिटिव आइडेंटिटी की बात हम कर रहे हैं, सॉरी, ए में हम कोई ऐसा नंबर जोड़ सकते हैं जिससे कि हमको वही नंबर मिले। तो ए में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमको ए मिलता है। तो 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसी तरह से ए को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमको ए ही मिले। तो ऐसा नंबर हमारा कौन सा है, 1 है। तो a इंटू 1, तो 1 जो है यहां पे 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो एक जो होगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसको हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक, और 0 जो हो गया हमारा, इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि योगात्मक तत्समक। इसी तरह से अगला इसका इनवर्स भी आता है। ए में कौन सा ऐसा नंबर जोड़े कि 0 आए, वो -a होता है, वो एडिटिव इनवर्स होता है। और ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमको 1 मिले, तो वो होता है 1/a। तो 2 आपके इनवर्स भी होते हैं, जिसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये तत्समक का मतलब भी वही है कि कौन सा ऐसा नियम होगा जिससे हमको वही मिले, ये मतलब। जैसे ए में हम 0 जोड़ रहे हैं तो ए मिल रहा, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी होगी। इसी तरह अगर मल्टीप्लीकेशन का हमारा ऑपरेशन चल रहा है तो a इंटू 1, तो आपको क्या मिल रहा है, a ही मिल रहा है। तो इसी तरह से हम फंक्शंस में भी इस चीज को अप्लाई करते हैं। जैसे अलजेब्रा में हमने ये पढ़ा, अब इसको हम फंक्शन में अप्लाई करेंगे। तो आइडेंटिटी का मतलब हुआ, यहां पर हम देखेंगे, यदि फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट वाला जो है fx इज इक्वल टू, अब फंक्शन को हम कभी भी जब लिखते हैं तो लिखने का तरीका ये याद रखिए, y इज इक्वल टू fx। इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू जो है x के रूप में है, y की वैल्यू x के रूप में है, तो x के रूप में x है। यानी कि जो भी हम इसमें इनपुट देंगे तो हमको वही मिलेगा। जैसे हमने उसमें बात की थी, मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव आइडेंटिटी में बात की थी, जो भी नंबर हम इसको देंगे वही मिलेगा। अब इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, अगर एक आपका समझ में आएगा तो सारी चीजें बिल्कुल वैसी की वैसी ही होनी है। तो अब जब हम आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहां हमने लिखा x इनपुट है और हमको नीचे मिला fx, बिल्कुल ऐसी है जैसे हमने मशीन का उदाहरण दिया था। तो यहां पर हमारा इनपुट क्या है, x है,
ये मशीन हमको आउटपुट क्या दे रही है, fx दे रही है। तो क्योंकि हमने ये पहले एग्जांपल दिया है तो इसलिए हम यहाँ पर इसको फिर से बना देते हैं। तो जब हम x को 1 देते हैं, फंक्शन को 1 देते हैं, तो यहाँ पर f1 यानी कि f1 बराबर भी हमारा, इसमें आपने वैल्यू पुटअप करनी है, f1 बराबर भी आपका कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से 2 अगर देंगे तो 2 ही आएगा। आपको x की जगह सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड पे नंबर लिखना है। 1 लिखेंगे तो 1, 2 लिखेंगे तो 2, -1 लिखेंगे तो -1, -2 लिखेंगे तो -2, 3 लिखेंगे तो 3 और -3 लिखेंगे तो कितना आउटपुट देगा हमको, -3। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये इनपुट भी आ गया और आउटपुट भी आ गया। अब हम इसको जब हम डोमेन की बात करते हैं, डोमेन क्या होता है, वहां पर हमने जब दो सेट ए और बी की बात की थी, तो सेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए के अवयवों का समुच्चय को हमने क्या कहा था, डोमेन कहा था। तो यहां पर आप जो हमारा स्पेसिफिक एलिमेंट है जो हम दे सकते हैं, तो यहां पर आप डोमेन की बात जब करेंगे तो डोमेन में हम क्या दे सकते हैं, किससे ये डिफाइन हो सकता है। तो कोई भी नंबर हम चाहे उसको पॉजिटिव दें, चाहे निगेटिव दें, चाहे कोई फ्रैक्शनल दें, या कोई आप स्क्वायर रूट के रूप में दें, यानी कि कोई रेशनल और इरेशनल कोई भी नंबर आप देते हैं तो ये डिफाइन होता है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। एक चीज और है, मैं इसको भी आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। जो भी रियल नंबर जो भी होगा वो या तो होगा आपका रेशनल या होगा आपका इरेशनल नंबर, या परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। ठीक है, परिमेय या अपरिमेय। तो जो भी हम नंबर दे सकते हैं वो परिमेय अपरिमेय का जो सेट है वही हमारा रियल नंबर होता है। तो अब देखिए, आइए इसका अब देखते हैं ग्राफ। मैंने बात की थी ग्राफ में भी हम बात करेंगे। तो ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, तो यहां पर हमने ये पॉइंट ले लिए अपार्ट डिस्टेंस पे, यानी कि बराबर दूरी पे हमने ये पॉइंट आपके ले लिए। छोटी छोटी कक्षाओं में आपने 9th 10th में ये चीजें पढ़ रखी हैं, थोड़ा सा और हम रिवाइज करेंगे। ये 1 है, तो 1 जो हमारा इनपुट होगा वो एक्स एक्सिस में होगा और जो हमको आउटपुट मिलेगा वो वाई, क्योंकि वाई की वैल्यू एफ है। तो एक्स जब हम 1 देते हैं तो ये हमको 1 ही देता है, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास है। 2 देते हैं, 2 इनपुट अगर देते हैं तो ये हमको यहां से भी वाई एक्स में भी 2 ही देता है, तो यानी कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। 3 देने पे ये हमको 3 देता है। अब यहाँ अगर -1 इनपुट देते हैं तो ये हमको यहाँ भी -1 ही देता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी होगी इसके बराबर, -1 पे ये वाली वैल्यू। इसी तरह से -2 पे -2। तो इस तरह से अगर इन पॉइंटों को मिला देते हैं तो ये जो पॉइंट को मिलाने से 0 देते हैं, सॉरी हमने 0 यहाँ पे नहीं लिखा था, 0 को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। 0 देंगे तो ये 0 ही देगा, तो 0 देने पर 0 भी देगा। तो इस तरह से ये जो हमारे पॉइंट आ रहे हैं इनको जब हम मिला देते हैं तो ये कहलाता हमारा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। fx इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू एक्स का ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अब यहां पर आप देखिए, इसको हम क्या वैल्यू दे सकते हैं, 0 से लेकर के +∞ और 0 से लेकर के लेफ्ट साइड में -∞। तो जब इसके हम डोमेन की बात करेंगे जो हमने लिखा है, तो इसको हम r लिख सकते हैं या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -∞ टू +∞। इन्फिनिटी में हमेशा हम छोटा ब्रैकेट का यूज करते हैं, ध्यान रहे इस चीज का, छोटा ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो डोमेन इसका हो गया आपका r का मतलब यहां पर क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, जब हम इसके कोडोमेन की बात करते हैं, कोडोमेन
डोमेन इसका क्या होगा, कोडोमेन का मतलब सेट ऑफ क्या था, आउटपुट, सेट ऑफ एफेक्ट्स, ऐसे लिख दो इसको, सेट ऑफ एफेक्ट, एफेक्ट्स का सेट। एफेक्ट्स का सेट भी आप देखेंगे, यहां आपका 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, क्योंकि 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, -1, तो यहां पर भी आपका -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी आ रहा है। तो इसका मतलब इसका कोडोमेन भी क्या है, आपका आर है। सॉरी, कोडोमेन का मतलब ये है कि ये हमारा रेंज होगा। कोडोमेन हमारा क्या होगा, कोडोमेन जो होगा वो जब हमने आपको पढ़ाया था तो सेट ए से बी में था, तो बी सेट हमारा कोडोमेन था। तो यहाँ पर कोडोमेन भी आप y की वैल्यूज आप दे सकते हैं, x के अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या आ सकती है। तो कोडोमेन यहाँ पर अगर दिया नहीं है तो आप इसको क्या लिखेंगे, रियल नंबर्स। कोडोमेन भी आपका क्या होगा, रियल नंबर्स होगा। और जब हम रेंज की बात करेंगे, रेंज जो होता है ये होता है सेट ऑफ आउटपुट, सेट ऑफ एफेक्ट्स, तो ये भी हमारा क्या होता है, आर होता है। तो इस तरह से हमारा जो है आइडेंटिटी फंक्शन का ये हमने निकाला कि किस तरह से इसके हम x इनपुट दे करके fx की वैल्यू निकालते हैं और कैसे उनको हम डिनोट करते हैं और किस तरह से हमारा इसका ग्राफ आता है। तो आज ये वीडियो हमारा बहुत लंबा हो चुका है, और क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है कि हम इसको कुछ शॉर्टकट बना के हम इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। तो आज हम बात इतनी ही करेंगे, केवल आइडेंटिटी फंक्शन की बात करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम डिटेल्स में इसके जो हमारी कांस्टेंट फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, रेशनल है, मॉडुलस है, GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम और फ्रैक्शनल फंक्शन की बात करेंगे। तो मेरा बच्चों आज के लिए बस इतना ही। और एक बार पुनः मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए, ताकि आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो तुरंत आप तक पहुंचे। तो कुछ हम मेहनत करते हैं, कुछ आप मेहनत कीजिए और इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं। और आगे हम बहुत बहुत डिटेल में फंक्शंस के बारे में आप जानेंगे। और फंक्शंस जो है जैसे रीढ़ की हड्डी जो कहते हैं, तो आगे कैलकुलस में आपको जगह कई क्वेश्चंस में आपको कहीं पर सिग्नम फंक्शन यूज होगा और कहीं ग्रेटेस्ट फंक्शन यूज होगा। तो इसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।